हेलो फ्रेंड्स। हम इस लेक्चर में एडिटोरियलिस्ट जैसा कि हमारा शेड्यूल है डिस्कस करते हैं फ्रेंड। वैसे तो कुछ इस वीक में बहुत अच्छे से ऐसे आर्टिकल नहीं थे, बट कुछ ऐसे गिने चुने आर्टिकल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में। और जैसा फार्म लॉ का आर्टिकल था, एक फार्म लॉ रिपील किया है, उसका वीडियो भी हमने बनाया है। वैसे किस तरह के था वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और मेजोरिटी इशू हमने प्रीवियस भी डिस्कस किए हैं, वही आगे कंटिन्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक आर्टिकल था द इवोल्यूशंस ऑफ द फार्मिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। वो APD आचार्य जी का आर्टिकल है ये। देखो फ्रेंड्स, 26 नवंबर का कॉन्स्टिट्यूशन डे था। उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। देश के नागरिकों को याद दिलाया जा सके कि 72 साल पहले देश के संविधान को एडॉप्ट किया गया था एंड ऑल। ठीक है। राइटर कहते हैं कि एक्चुअली इसका मोटो ये रहता है कि हमारे देश के युवाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में पता चले, उन्हें जानकारी हो कि कितना फ्रीडम स्ट्रगल करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड ऑल। बट राइटर कहते हैं कि यूथ को मैं बताना चाहता हूँ कि देश का संविधान मतलब ऐसा ही नहीं बना है कि मतलब कुछ लॉयर्स लोग बैठे हैं एक असेंबली में एंड उनको फिर लगा कि हमें संविधान बनाना चाहिए और ये बैठे और रातों रात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। ऐसी बात नहीं है। जो फ्रीडम फाइटर है उन्होंने 1929 में ही मांग कर रहे थे कि इंडियंस को एक स्वतंत्रता से संविधान बनाने का मौका मिलना चाहिए। 1935 में ये मांग और भी बढ़कर चली आई। रिस्पेक्टेड नेहरू जी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो मेंबर्स चुने जाए, जो अडल्ट फ्रेंचाइज से वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, संविधान बनाए। और 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। बट इलेक्शन इलेक्शन के द्वारा नहीं थे, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, जो धर्म के द्वारा मतलब धर्म के जो आरक्षित रहते हैं, जैसा 1919 का एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आए थे। हम सब जानते हैं, वो हिस्ट्री का कंसेप्ट है। उसे कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने गए वो नुमाइंदे थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1949 के 1947 में, ठीक है, 1949 में जो एडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स। तब जाके वो संविधान बना है फ्रेंड्स, है ना। ऐसे रातों रात उठपटांग से बात नहीं की है। और हम जो बोल रहे हैं ऐसा उतना आसान नहीं था। वो सालों सालों की मेहनत थी, उसे तपश्चर्या से वो बनकर आई है, मतलब है क्या नहीं फ्रेंड्स। देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिस्पेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 नवंबर 1950 को संविधान को एडॉप्ट किया। देन इसके बैकग्राउंड में भी एक स्टोरी है, जो 1929 का पूर्ण स्वराज जिसे नेहरू जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था एंड ऑल ऑब्जेक्टिव। देन उसके बाद राइटर मेन पॉइंट पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसा नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन बताते समय ऐसे बताते हैं कि जैसा नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आइडियल्स आए, वो इनकल्केट हुए हैं। जैसे लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, देन जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक्स, देन पॉलिटिक्स, जो देश के संविधान में आए हैं उसके पीछे मतलब नेहरू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कहते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रॉड पिक्चर बताई गई है। और यहाँ पे एक कंपेरेटिव भी बताया गया है कि उसके बाद से फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो सोसाइटी के डाउन ट्रेडन को भी ऊपर लाने के लिए जैसा फंडामेंटल राइट्स आए, ठीक है, DPSP जैसा प्रोविज़न आया। ठीक है ना फ्रेंड्स, कि जैसा राइट, जैसे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी कंसेप्ट आया 14 to 18। ठीक है, जैसे सभी धर्मों के लिए संविधान में 25 के अंदर। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स ऐसे उभर के आए। मतलब वो एक दिन की बात नहीं ना, वो बहुत लंबा संघर्ष है। ऐसा है उस आर्टिकल में प्रियाचार्य जी ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे
और अंबेडकर जी का तो ऐसा कंट्रीब्यूशन उन्होंने बनाया है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनना। अंबेडकर मतलब एक ओरिजिनल थिंकर थे, मतलब एक गोल्डन लाइन है फ्रेंड। मतलब अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया था। मतलब अगर वो भी चाहते थे तो फॉरेन में जाकर सेटल हो हुए रहते थे, और उनको अपने सोसाइटी के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे, छोड़ सकते थे। बट वो फॉरेन में पढ़े, उसके बावजूद वो इंडिया में आए और उनका एक अलग ही रुतबा था ना फ्रेंड्स। और उसने उन्हें फिर देखो ऑल ऑफ द इरा, ठीक है, अंबेडकर जी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है। बट आप सब जानते हो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर को ही चुना गया था। मतलब इससे पता चलता है ना कि उनका मतलब औरा क्या होगा करके, है ना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ओरिजिनल थिंकर थे, तो कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में इन्हें ही चुना था। तो कांग्रेस के अगेंस्ट थे ना, तो मतलब फिर भी इन्हें चुना गया था। तो इससे मतलब अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उनका योगदान क्या होगा, इसकी मतलब हम जानकारी लेते हैं। देन लास्ट में अकाउंटेबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि प्रियम्बल में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बॉडी है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, उनकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे देखो तीन बॉडी इज है। ऐसे तो फोर होते हैं, देन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, ठीक है, इसे बाहर कर दिए, इसे अकाउंटेबिलिटी इनकी रहती है। देन देखो इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना, कि प्रियम्बल में विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो बॉडीज है, जैसा एन वी रमन्ना जी ने भी कहा था, ये स्टेटमेंट हम आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि CGI जी का स्टेटमेंट है ये। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की बॉडी तो मतलब उनकी टर्म्स तो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट एन वी रमन्ना जी कहते हैं कि जो संविधान निर्माता है, उन्हें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को देन अकाउंटेबिलिटी को ख्याल में रखा था, बट जुडिशरी को छोड़ा था, क्योंकि वह चाहते थे कि जुडिशियली पॉलिटिकल की क्लास के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहे। क्योंकि जुडिशियल पॉलिटिकल क्लास के प्रति अकाउंटेबल रही तो पॉलिटिकल जुडिशियरी है तो वो मजबूर कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। देखो 1975 की आपको स्टोरी पता होगी, इंदिरा गांधी जी ने कैसा मोनोपोलाइज करने का प्रयास किया था, है ना फ्रेंड्स। देन उसके बाद ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर डालने का फिर उसको अल्टीमेटम दिया था, है ना फ्रेंड्स। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो बात की बात है, बट बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर एक पेश किया था, जिसके तहत एक मॉरल पिक्चर रखा गया था, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था कि आप इसे डायलिमा नहीं कर सकते, इसे आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि इस एन वी रमन्ना जी कहते हैं कि आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 142 के अंतर्गत मतलब वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मतलब पार्लियामेंट मतलब जुडिशरी को अनलिमिटेड पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 142 के तहत, वो कुछ भी कर सकती है क्या नहीं फ्रेंड्स। एन वी रमन्ना जी कहते हैं कि जो संविधान निर्माता था उनका ब्रॉड पिक्चर था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कुछ भी करे तो उनको नियंत्रण करने का काम जुडिशियल कर सकती है। दैट्स इतना ही इसमें कहा गया था, डिवोशन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। देन नेक्स्ट आर्टिकल था फ्रीडम एंड पावर, फ्रीडम एंड पावर की थीम लाइन दी गई थी उसमें। एंड इसमें ऐसा कहा गया है आर्टिकल में, बाइडेन ने इलेक्शन में कहा गया था, इलेक्शन के दौरान कहा था कि जब वो पावर में आएंगे तब समिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये शब्द याद रखिएगा, समिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज करेंगे। वह उन्होंने किया और 110 कंट्रीज है वो उन्हें इनवाइट किया है। देन बट कहने की बात यहाँ पे एक है कि उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड चाइना एंड रशिया को छोड़ दिया है, उनको नहीं बुला है। इसका ऑब्जेक्टिव मतलब ये बता है कि मतलब ये जो अकाउंट जैसे समिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है, इसे उसकी बुलाने की ऑब्जेक्टिविटी क्या पड़ी ना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जिस परिस्थिति को ध्यान में आपने भी महसूस किया होगा कि अभी जो है ना ये
ऑस्ट्रेलिटी मतलब बढ़ रही है ना फ्रेंड्स, मतलब हुकुमशाही बढ़ रही है, डेमोक्रेसी वीकर हो रही है, ठीक है ना। तो उसके चलते लगता है कि बट राइटर उसके चलते उन्होंने जो जैसे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबमिट ऑफ डेमोक्रेसी पेश की है, तो ये पिक्चर में आया है। तो राइटर कहते हैं कि जो देश है जिन्हें बुला है, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान की हालत तो हमें पता है, वहाँ तो नाम के लिए ही डेमोक्रेसी है, मतलब उनके लीडर्स को भी पता नहीं चलता कि इंडिया में अटैक किया है और क्या किया है, उनके देश में क्या चल रहा है, तो उन्हें बुलाने का क्या पर्पज़ है ना फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो वहाँ पे कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो व्हाट दैट मीन टू इन्वाइट दैट ना फ्रेंड्स, तो ऐसा राइटर कहते हैं। एंड रशिया एंड चाइना को इन्वाइट न करने के कारण वहाँ के जो एम्बेसडर है ना फ्रेंड्स, तो उन्होंने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा है, उस न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा था वहाँ पे, बट एक आर्टिकल लिखा है, ऐसे एडिटोरियल में लिखा था कि वहाँ पे का उन्होंने एम्बेसडर ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, यूएसए एंड यूएसए की जो डेमोक्रेसी लाने की बात करते हैं, वो जो डेमोक्रेसी लाने की रिजाइम दिया जाता है ना फ्रेंड्स, लाइक हम वहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे, हम वहाँ पे जाके मिलिट्री उतारेंगे, हम जानते हैं वहाँ की हालत क्या होती, तो इराक, लीबिया, अफगानिस्तान एंड ऑल। अफगान में तो लाइव एग्जांपल हमने देखा था फ्रेंड्स कि मतलब अमेरिका ने मतलब क्या तानाशाही की थी वहाँ पे, और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था, है क्या नहीं फ्रेंड्स, मतलब ठीक है नहीं। तो डेमोक्रेसी है जो ऐसा पॉजिटिव पॉइंट्स है ना डेमोक्रेसी, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, और डेमोक्रेसी की कैसे है फ्रेंड्स नाउ अडेज, मतलब ऐसे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ना कि मतलब उनके हिसाब से मतलब ये डेफिनेशन होगी, वर्ल्ड लेवल पे उनको क्या मान्यता है ना फ्रेंड्स, ऐसे जैसे है कि नहीं। तो बाइडन ने कहा था कि हम फ्री मीडिया एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, देन पार्टीशन ऑफ फॉर वुमन करेंगे, देन ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा गुणगान किया था। बट ये की चैलेंज है फ्रेंड्स नाउ अडेज, जैसे इसे टैकल करने की तो मतलब कुछ बात ही नहीं होती ना, हमें चैलेंज पता है बट हाउ कैन टैकल दैट ना, बट हमें पता है कि सिर्फ अवेयरनेस करना है, बट हाउ कुड डू दैट द अवेयरनेस, उनके पास तो बेसिक राइट्स भी नहीं है, तो हाउ कुड डू दैट। बट यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि पीएम मोदी ने इस जब उनको स्पीच देने की बारी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी का पिलर है वो इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवनेस एंड रिड्रेसल, देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हम जानते हैं कि मतलब क्या है, बट ये सारे पॉइंट्स है जो पीएम जी ने दिए थे, तो हमें आंसर लिखते समय वगैरह ये बात याद रखना चाहिए, और हम पीएम का नाम दे के कोटेज भी कर सकते हैं, मतलब गोल्डन लाइन है, तो है क्या नहीं, हाउ द इंडियन डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रेंथन, तो ऐसे अगर क्वेश्चन रहा तो वैल्यू एडिशन के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बट जैसा थ्रेटन क्या है ना फ्रेंड, चैलेंज क्या है, तो अभी तो डिजिटल ऑथराइजेशन को भी बहुत ज़्यादा टैकल करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, अभी अभी तो मतलब देखो एक आर्टिकल भी है कि उसमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस के साथ क्लाइमेट चेंज को भी जोड़ा गया है, बट इस आर्टिकल में ना फ्रेंड्स एक नया ही एंगल सामने आया है, जैसे क्लाइमेट चेंज के साथ उसे डिजिटल चैलेंज के तौर पर दिया गया है। देन राइजिंग इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा समस्या है डेमोक्रेसी के सामने, तो डेमोक्रेसी बाहर से नहीं आती ना फ्रेंड्स। देखो जैसे ईरान, अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान में जो सिचुएशन आई थी कि हम वहाँ पे जाके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, बट हमें जानने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, हमें इंडिया में भी पहले तो डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं थी ना फ्रेंड्स, वहाँ तो राजा रजवाड़े शासन था, है ना, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी। बट ब्रिटिश ने जब हुकुमशाही की थी तब तब जाके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आया ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी नाम का एक सिस्टम होना चाहिए करके, तो ऐसे ही राइटर कहते हैं एंड ऑफ द पॉइंट में कि डेमोक्रेसी है ना वो एक दिन में नहीं आती, और लोगों में इनकलकेट होनी चाहिए, जैसा जापान का सिस्टम है, वहाँ पे एजुकेशन को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो जापान में तो एक दिन में वैल्यू एडिशन नहीं हुआ ना वो, तो वो इनकलकेटेड होना पड़ता है वो सारी चीज़ें, ऐसा ही आर्टिकल में कहा गया था। देन नेक्स्ट आर्टिकल था
द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। कुछ नहीं था फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो फिर से अपनी कगार पर आ रहा है। जैसे वी शेप इकोनॉमी रहती है कि पहले लॉकडाउन के चलते ये स्लो डाउन आ गया है एंड उसके बाद फिर आगे बूम होती जा रही है, दैट्स कॉल्ड वी शेप इकोनॉमी। और गुड्स एंड सर्विस एंड ऑल अच्छे दिन आ रहे हैं, लाइक दैट सिचुएशन बताई गई थी और कुछ नहीं था इस आर्टिकल में। देन एक आर्टिकल था पीएसयू रिवैम्पिंग के देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, देखो इस आर्टिकल का टाइमलाइन क्या था, इस आर्टिकल का कोटेशन क्या था कि दी एनएमपी मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज हार्डली टू द पेनिनसुला इज अ ग्रोथ इन इंडिया। बट ये बड़ी बड़ी बात है। इसमें मोटा मोटा तौर पे ये बात थी कि जो पीएसयू है इंडिया की, उसे रिवाम्पिंग और काय सो कॉल्ड कायाकल्प करना वगैरह नहीं क्या, बट सरकार द्वारा जो अभी तक मतलब कुछ समय पूर्व ही मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उस प्रोग्राम के तहत सरकार के मतलब एक ऐसे एसेट, सरकार के जो एसेट्स है, सरकार के जो एसेट्स है सो कॉल्ड यूटिलाइज एंड यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल देखो, ये रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन का इतना भाग है, या यहाँ पे जो खुली पड़ी ज़मीन है ये लीज पर दिए जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए एग्रीमेंट वगैरह करके के। और जो ये अनयूटिलाइज्ड बॉडी है, ऐसे ही यूटिलाइज्ड रहो या अनयूटिलाइज्ड रहो, वो लीज पर दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होने के बाद गवर्नमेंट ये तो पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट कर सकती है या तो कुछ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। तो उससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ पैसा था उसे यूटिलाइज में आ जाएगा, ठीक है, उसकी तरफ बूम हो सकता है मतलब इकोनॉमी में। ऐसी ही बात इसमें कहा गई थी। तो इसमें क्या कहा गया था ना फ्रेंड्स कि जो लीज पर दिए गए थी, इससे सरकार 6 लाख करोड़ रुपए लाने वाली थी। जैसे सेक्टर थे लाइक रोड्स, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोल, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, स्टेडियम, स्पोर्ट्स एंड ऑल, ठीक है। नीति आयोग कहता है कि यह विन विन सिचुएशन है सबके लिए ही, बिकॉज प्राइवेट कंपनी के पास, मैंने पहले ही बताया था, वही बात उन्होंने कही थी। बट राइटर कहते हैं यहाँ पे, मतलब ये देखो एक नया एंगल है जो क्वेश्चन राइज होता है ना कि वह राइटर कहते हैं कि जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन मतलब एनालिस नहीं करते ना, तब तक मतलब पीओसीओ की ये हालत खराब क्यों है ना, मतलब उन्हें लीज पर देने की ज़रूरत क्या पड़ी है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या पड़ी है, तब तक हाउ कैन टैकल सिचुएशन, मतलब ये कार्यप्रणाली एनालिस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अब देखो आगे जाके, अभी ये देखो बड़ा बड़ा पिक्चर क्या है कि हम अभी मोनेटाइजेशन मतलब लीज पे वगैरह तो दिया है, उससे हम पैसा राइज करेंगे और राइज किया जाएगा उससे, और नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। और नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के बाद, नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के बाद फ्रेंड्स एक नया प्रोजेक्ट हो जाएगा, सो कॉल्ड पीएसयू होगा या कुछ और होगा। बट अगर ऐसा ही उनका मैनेजमेंट रहा तो ये सिचुएशन तो फिर से साइक्लिक तौर पर तो वापस ही आ जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो मतलब लॉजिक क्या बना ना उसमें फिर, है क्या नहीं। और यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं कि पीएसयू के डिक्लाइन के लिए, देन कॉस्ट ओवररन्स की एक बात की गई। जैसे अगर एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना रहा और उसे 2 करोड़ रुपए का बजट रहा, सो बट उसे कुछ कारण से ऑफिस वगैरह चक्कर की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से उसे अगर डिले होता रहा तो उसे 2 साल का प्रोजेक्ट को 4 साल लगेगी, और 2 साल बाद उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो जाएगी फिर 6 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ रुपए का तो उसे फटका पड़ गया, ठीक है। देन 4 करोड़ में अगर वो थर्मल प्रोजेक्ट था, बट 4 साल बाद, और सॉरी 2 साल बाद तो मतलब ग्रीन इकोनॉमी पे बढ़ेंगे ना, तो उसका जो वैल्यू एडिशन पॉइंट था, उसका जो जहाँ से रेवेन्यू मिलने का जो पॉइंट था, तो वो तो कम हो गया ना, क्योंकि उस समय तो फिर ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर बूस्ट रहेगा, तो फिर थर्मल प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। दैट्स वाई। और दूसरा यहाँ पे लूप होल पता है कि प्रोजेक्ट
दिन कंप्लीशन टाइम बताया है उनका। देखो इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, 2 साल बताते हैं और 4 साल लगाते हैं, तो डिले भी होता है। तो डिले होने के बाद उसका इंपॉर्टेंस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। देन आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशियो सामने नहीं आते फ्रेंड्स। जितना आउटपुट दिया जाता है उतना, जितना इनपुट दिया जाता है उतना आउटपुट बाहर नहीं आता, ठीक है ना। उसको भी टैकल करने की ज़रूरत है। देन लेबर रिफॉर्म्स का अभाव है कि नहीं। लैक ऑफ इंटरमिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स है, मतलब अगर देखो इस सरकार ने पीएम गति शक्ति नाम का एक प्रोजेक्ट, एक नेशनल मास्टर्स प्लान इस्टेब्लिश किया था, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज काम करते थे। इसी तरह से अनेक मिनिस्ट्रीज को साथ मिलकर काम करने चाहिए ना। इसेंशियल स्टेप्स क्या ले सकते हैं, तो इसमें इसेंशियल स्टेप्स राइटर ने बताया कि स्टॉक्स एक्सचेंज पर उसे लिस्टिंग करना चाहिए, ताकि भी सेबी आगे रखे। जो सेबी नाम की जो बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान में रखने के लिए फिर वो रेगुलेट करती है, मतलब उसे बताती है कि आपको ऐसा लूप सोशल एंड ऑल, ठीक है। देन कोऑपरेटिव सेक्टर की जैसे उसे काम करना चाहिए, है क्या नहीं। उसे पिक्चर में लाया चाहिए। देन खुद एनालिसिस करने की जरूरत है कि उनको कहाँ कमी है। लास्ट में राइटर कहते हैं कि जो प्रोग्राम है उनके तहत, नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत फंड राइज होगा। देन मिसमैच मैनेजमेंट के चलते यह सब गया, तो उसी के लिए राइटर कहते हैं कि उन्हें खुद स्वयं मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है और एनालिसिस करने की ज़रूरत है ना। हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं। देन नेक्स्ट आर्टिकल था नीडेड टू द रिफॉर्म। हमने फ्रेंड्स जो भी, देखो इसमें एक और आर्टिकल था आपस्पा का। हमने लास्ट आर्टिकल में ही आपस्पा के बारे में सब कुछ जान लिया था। आपसा के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, रेड्डी कमीशन क्या है एंड ऑल ऑल, ठीक है ना। तो मतलब इसके अलावा अभी कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है ना। आसपास में क्या हो गया था कि उनकी गलती से लोग मर गए थे, तो उसकी वजह से पिक्चर में आया था। मतलब बार बार लेक्चर डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता ना फ्रेंड्स, दैट्स वाई फ्रेंड्स, ठीक है। और एक आर्टिकल था जैसे एक इंडिया स्टार्टअप्स का, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2010 में, यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक दिया है 2010 में इंडिया में स्टार्टअप थे 5000, बट 2020 में स्टार्टअप है 15,000, ठीक है फ्रेंड्स। 15,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप है। और उसमें से यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। $1 बिलियन से भी ज़्यादा, ये बात ध्यान रखिएगा। बट ये 2021 में ये स्टार्टअप 41 से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसका रीज़न क्या मिलता है फ्रेंड, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा बूम है ना फ्रेंड्स आज की तारीख में। आप सब जानते हो हाउ डू टेक्नोलॉजी विल बी ग्रो अप नाउ, ठीक है ना। और दूसरा मोबाइल, आज की तारीख में मोबाइल तो सबके तरफ आ गए, मतलब कॉमन थिंग हो गई। देन थर्ड मशीन लर्निंग का स्प्रेड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवेयरनेस हो गया। देन पेमेंट प्रोग्राम हो गया आज, मतलब गूगल पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ गया है ना फ्रेंड्स। देन सरकार की पॉलिसी भी उसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बड़ा मैटर करती है, इसके चलते इसमें बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, ऐसा राइटर कहते हैं। नाउ इंडिया विल बी थर्ड नंबर पर है, जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टॉक्स हासिल किए हैं। फर्स्ट नंबर पे तो हम जानते हैं कि यूएसए होगा, दूसरे नंबर पे चाइना होगा, और थर्ड नंबर पे इंडिया है फ्रेंड्स, ठीक है। जो यूरोपियन कंट्रीज के भी आगे है इंडिया, तो मतलब इट विल बी थोड़ा सम विल बी प्राउडिंग फीलिंग्स एंड ऑल। बट इंडिया में कहाँ कहाँ पे ग्रोथ है ना फ्रेंड्स की, फिनटेक जैसा। फिनटेक मतलब क्या होता है, जो पेमेंट पेटीएम वगैरह है, जो पेमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड फिनटेक्स। ई कॉम मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड ऑल। ईटेक मतलब टेक्निकली जैसे टर्म है, अन अकेडमी ओनली एंड ऑल। बट रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड फॉरेक्स इन्फ्लुएंस, मतलब इसमें क्या है कि स्टार्टअप्स तो इंडिया में 2000, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, तो गवर्नमेंट ने अच्छे से पॉलिसी बनाने का काम किया है। तो गवर्नमेंट में इसमें स्टार्टअप इंडिया नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था 2016 में। टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश की थी, उसके तहत इनोवेशन सेक्टर को बूस्ट मिल सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है। उन्हें भी इनोवेशन करने का मौका मिल सके, ठीक है। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, महामारी के कारण मतलब लोगों ने भी उनका इनोवेशन बढ़ा ना उस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है कि नहीं। जैसा अभी कुछ दिन पहले ही मतलब स्टेक हुआ था नायका, फाल्गुनी नायर का। देन कैश करो नाउ का ऐप हो गया था स्वाति भार्गव का, है ना। तो मतलब हम जानते हैं कि फीमेल्स भी मतलब इसमें इंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, सो है कि नहीं।
दैट्स ऑल थिंग्स इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को इसमें बूस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा ही राइटर का कंसर्न था, और उसे मैनेजमेंट करने की भी ज़रूरत है। दैट्स इट। और नेक्स्ट आर्टिकल में था कि द प्राइस ऑफ द फूड मस्ट फिगर इन द पॉलिसी। और इस आर्टिकल में देखो, इस आर्टिकल में क्या था, एन एग्रीकल्चर पॉलिसी मस्ट इंश्योर to that farming profitable, but not to be the cost of high price of foods। that डेविड रिकार्डो का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। उन्होंने एक यूरोप का एग्जांपल दिया था इसमें, कि जो यूरोप की जो लैंड है ना, कि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं है, और है ना, उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण वीट जैसे प्रोडक्ट है ना, वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएंगे। मतलब फूड पर ज़्यादा यहाँ पे पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। तो उनका एक मानना था, देखो मैं आमतौर पर ऐसे बताता हूँ, चाहूँगा इसको टैकल करते समय। इस आर्टिकल में मोटा मोटा तौर पर क्या था ना, कि जो फूड पॉलिसी है, जैसे अभी तो मीडिया वगैरह वो बात की बात भी ठीक है, जैसे ये बात है कि सॉरी टू फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्टिंग दैट, बट फ्रेंड्स इसमें आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि जो फूड पॉलिसी है, ठीक है ना, वो फूड पर अगर एक आदमी कमाता हो फॉर एग्जांपल 10 रुपये, अगर वो फूड पर अगर 6 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करता हो दाल वगैरह के रेट के अकॉर्डिंग, तो उसके पास बचती 4 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो हो गया उसका बट्टा बोल। तो फिर राइटर कहते हैं यहाँ पे कि अगर वो अगर 2 रुपीज़ फूड पे इन्वेस्ट करता है, तो वो 8 रुपीज़ बाकी के, फॉर एग्जांपल उसे बच्चा होगा तो बच्चे के लिए खिलौने पे 2 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो 2 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, तो उसके पीछे और एक है जैसो एमएसएमई होगी जो उसे खिलौना बनाने वाली होगी, तो वो ग्रो करेगी। एमएसएमई को चलाने के लिए मतलब जो स्मॉल लॉन्चर ग्रुप्स होगा वो इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे साइक्लिकली इकोनॉमी फूड करेंगे ना, मतलब क्रस समझ पा रहे हो आप फ्रेंड, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि मतलब अगर फूड पॉलिसी अच्छी हो, तो मतलब फूड पर अगर कम बर्डन पड़े, तो एमएसएमई एंड ऑल जैसा जो इकोनॉमी बूस्ट होने का जो मेजर मेजर तरीका है, वो अपने आप बूस्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे राइटर करते हैं। यूएस एंड चाइना का यहाँ पे फूड आइटम्स पर खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे यूएस एंड चाइना फूड आइटम्स पर खर्चा करती है 20% रुपीज़। ठीक है, इस आर्टिकल में स्टैटिस्टिक डाटा दिया गया था। एंड इंडिया में यह खर्चा होता है 30%। इस पर इंडिया में तो सरकार ने ध्यान देने की जरूरत है ना फ्रेंड्स। देन रिचेस्ट, और यहाँ पे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरह एक स्टेटमेंट दिया गया था कि रिचेस्ट कंट्री जो है ना फ्रेंड्स, वो फॉर्म प्रोडक्ट पर मतलब फूड प्रोडक्ट मतलब कम खर्चा करती है। ठीक है ना, ऐसा दिखाई देता है। सरकार के प्रयास करना चाहिए कि फूड प्राइसेस कम करे, जिसके जिससे ना केवल गरीबी टैकल होगी, और देश की इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। तो लोगों को मतलब मीन्स फार्मर्स को हमेशा मांग करते हैं कि मतलब जैसा जो बढ़ाई है, वो जो प्रोडक्ट लीगली खरीदे जाए, एमएसपी बढ़ाई जाए, प्रोडक्ट्स को लीगली खरीदे जाए, ताकि बट एमएसपी ना दे और फूड प्रोडक्ट भी बढ़े। तो सरकार क्या करे जिससे एमएसपी ना बढ़े, ना एमएसपी ना देना पड़े, और प्रोडक्ट की प्राइस भी पर भी लगाम लगे। तो प्रॉब्लम ये है ना फ्रेंड्स, इंडिया में जो उपजाऊ है ना, तो वो कम है बाकी की कंट्री के अकॉर्डिंग्स। अगर सरकार प्रयास करे कि 1 एकड़ लैंड में पहले तो वो उपजाऊ करता था 100 बोरियाँ, तो अगर सरकार के प्रयास से वो कर सकता है वहाँ पे 150 बोरियाँ, तो अपने आप किसान पे जो फटका पड़ रहा था, तो वो कम होगा ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। पैदावार बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही किसान की आय बढ़ जाएंगी ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। ये तो मतलब उसमें फिर एमएसएपी का रोल भी कम हो जाएगा। सरकार को इसके लिए प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है क्या नहीं। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, सॉल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड्स कर सकती है, उसे मैनेज कर सकती है क्या नहीं, उसे सिखा सकती है। देन कंक्लूजन में यही बात मैंने जो पहले बताई थी वही बताया गया है कि सरकार को इफेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाना चाहिए, जिसकी सहायता से किसान को फायदा मिले एंड फूड प्रोडक्ट भी राइज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑल
देन फॉल्स कॉन्फ्लेशंस बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स। इसमें देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस है, किरण किरण ऋषु जी, तो ने कहा था कि हम महानतम कंट्रीज में से एक बन सकते हैं अगर हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ में बैलेंस इस्टेब्लिश करें। बट राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हो, राइटर कहते हैं कि ऑल राइट्स कम्स विथ ड्यूटीज़। ये जो स्टेटमेंट के तहत ही ये ऊपर का जो उन्होंने कहा गया था वो स्टेटमेंट उनके तहत आ गया था। क्या स्टेटमेंट था? ऑल राइट्स ऑल राइट्स केम विथ ड्यूटीज। ये जो ड्यूटी है ना फ्रेंड्स, ये ड्यूटी स्टेट की है ना, ना कि पब्लिक की। और जो जो इसमें कहा गया था, उन्होंने कहा गया था, भले ही उनका पर्सपेक्टिव वो ना हो, बट राइटर यहाँ में कहते हैं कि मिनिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑब्लिगेशंस है। अगर आप ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो मतलब आप राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते। एक ऐसा लॉ है ना, हाउ कैन से दैट, ऐसा उन्होंने कहा था क्रिटिसाइज। और मुझे नहीं लगता इसमें, बस मैंने कुछ जानकारी हो इसके लिए बताया गया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं बताएगा। पर सिर्फ आपको ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में बेयर फैक्ट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब हाँ, मुझे किसी ने पूछा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आप रिवीजन करने के लिए बेयर एक्ट्स की बुक आती है, 350 पेजेस की बेयर एक्ट्स की बुक ही मिलती है, एक ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। तो आप जो पॉलिटिक्स का रिवीजन करो ना फ्रेंड्स, वो बेयर एक्ट से करो। उससे जैसा एक क्वेश्चन था इस बार का प्रीलिम का, वो परमानेंट एंड ऑल जिसके तरह से मेरा करेक्ट हो गया था वो, तो उसका स्टेटमेंट को वगैरह वैल्यूएशन करने के लिए अच्छा मतलब वो मिलता है, उसका बहुत इफेक्ट होता है। बेयर एक्ट से पढ़िए फ्रेंड्स, ठीक है। देन यहाँ पे स्पीकर हु शिफ्टेड डिफेंस, ऐसा आर्टिकल का थीम लाइन थी। राइटन की शिकायत थी क्या पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट में 19 नवंबर को जो फार्म लॉज लाए गए थे रिपील करने के लिए, तो उसे डिबेट नहीं हुई एंड ऑल। तो अपोजिशन ने डिबेट करने के लिए पूछा, तो स्पीकर ने कहा था कि अगर आप हाउस को स्टेबल चला सकते हो, चलाने की मतलब चला सकते हो कि आप स्टेबल रख सकते हो, तो मैं डिबेट के लिए लूँगा। मतलब राइटर कहते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है कि अगर जो डिबेट हाउस है, जो पार्लियामेंट है, अगर वो स्टेबल अपने आप ही चलता तो उस स्पीकर को क्यों बिठाया जाता ना वहाँ पे, है क्या नहीं? और वहाँ पे हाउ कैन से दैट कि नॉर्मल सिचुएशन हो, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो उसे मैनेजमेंट करने के लिए तो उनके पास टूल्स दिए हैं ना, है क्या नहीं? उनके पास पावर्स दी है ताकि मतलब आगे जाकर कुछ गलती तो ना हो, है क्या नहीं? आगे जाकर जो नई वैल्यू एडिशन पॉइंट बताए अपोजिशन, उनको इनकलकट किया जा सके, है क्या नहीं फ्रेंड्स? इसके बारे में स्पीकर को बताया था, ठीक है। देन WTO चैलेंजेस MSP, ये आर्टिकल एक सबसे अच्छा आर्टिकल है, ठीक है फ्रेंड्स। 17 दिसंबर का आर्टिकल था। WTO चैलेंजेस टू द MSP इज अनदर फ्रंटियर टू क्रॉस। देखो फ्रेंड्स, MSP की लीगल गारंटी से संबंधित है, ठीक है। समझो कि अगर MSP की लीगल गारंटी देते देते हैं तो सरकार को एक एक दाना सरकार को मतलब प्रोक्योर करना होगा, ठीक है ना। जो 23rd फसलें है, तो 23rd फसलों को भी इसका एक एक दाना सरकार को खरीदना चाहिए। देन उसके चलते गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन एंड कितना बढ़ेगा ये आप सोच सकते हो। देन एग्रीकल्चर, हाउ कैन वी द मैनेज दैट थिंग ना फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण बात तो ये है, WTO की जो सब्सिडी है, रिजीम है, वह रोकता है ना फ्रेंड्स कि डायरेक्ट सब्सिडी देने से। WTO एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर जो है उसे उसको मतलब उतना प्रोवाइड नहीं करता ना। जैसे 3 पिलर होते हैं, डिक्रीज इंपोर्ट पॉलिसी होता है, डिक्रीज एक्सपोर्ट सब्सिडी होता है, डिक्रीज डोमेस्टिक सब्सिडी होता है अंबर बॉक्स के अंदर। देखो मोटा मोटा तौर पे हम बात करते हैं, ठीक है। 3 पिलर्स कौन से होते हैं? 3 पिलर्स, डिक्रीज इंपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी। देन डिक्रीज
एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। एंड देन डिक्रीज होता है डोमेस्टिक सब्सिडी, महत्वपूर्ण बात होती है डोमेस्टिक सब्सिडी, उसे अंबर पॉलिसी भी कहती है, अंबर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अंबर्स बॉक्स के तहत 3 बॉक्स आते हैं। यूपीएससी ने अंबर्स बॉक्स से ऊपर क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर WTO आता था, ठीक है। ऐसा एक आता था ग्रीन सब्सिडी, ठीक है, और दूसरी आती है ग्रीन सब्सिडी आती है, दूसरी आती है एक ब्लू सब्सिडी आती है, एंड एक अंबर आता है, अंबर सब्सिडीज, हाँ अंबर आता है, जिसके तहत उसे लिमिटेशन है यहाँ पे, अंबर को नहीं क्या, और ग्रीन को ब्लू को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्रीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, ट्रेनिंग आती है, एंड पेस्ट कंट्रोल आता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतना इतना आनी चाहिए। बट अंबर में 5% डेवलप के लिए है एंड 10% डेवलपिंग स्टेट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजर आता है, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में नहीं दे सकते, वो 10% ही देते हैं। डेवलपिंग कंट्री डीजल जो सूट है वो 10% ही दे सकते हैं, MSP भी 10% दे सकते हैं। देन ब्लू इकोनॉमीज जो है वो लैंड पर सब्सिडीज देता है, जो ग्रीनलैंड वगैरह, आइसलैंड वगैरह जो कंट्रीज है वो उसमें वहाँ पे चलता है वो ब्लू इकोनॉमी, उसमें भी लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है वो 19 जो डेवलप कंट्री के लिए जो 5% है वो 1988 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था उसके अकॉर्डिंग था, और 1986 to 88 में जो इंडिया में था उसके अकॉर्डिंग 10% दे सकते हैं, ठीक है। अंबर सब्सिडीज के अगेंस्ट जो है ना वो है जो प्रोडक्शन लो है वो तो है ही। देन इन्फ्लेशन अकाउंटेबिलिटी वो भी बात एक है। देन इनकम सपोर्टेड फॉर द फॉर्मेट है, वो एक भी बात है। देन यूएस को पहली बात की गई थी। देन एक फूड सिक्योरिटी फॉर पोरर है, ठीक है। देखो ये सब तो बात कर दी है। देन उसके बाद कैसा है, जो बाली एग्रीमेंट आया था 2013 का, बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गया था, उसमें 3 पैकेज हो गए थे। पहला था कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उन्हें फ्री कोटा एंड फ्री मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। देन दूसरी बात है पीस क्लॉज जिसमें है, पीस क्लॉज में क्या हो गया था कि अगर किसी लॉ को ब्रीच करता हो, ठीक है ना, कोई देश का कानून उनको चलते गरीबी और स्टेट वेलफेयर के चलते ब्रीच करता हो तो 4 साल के लिए उनके मतलब एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कुछ केस नहीं होगा। देन थर्ड रहता है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट रहता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, ट्रेड डेवलप हो सके और इन्हांस हो सके, ठीक है ना। और जो पीस क्लॉज है ना, पीस क्लॉज में कुछ नई सब्सिडी की बात नहीं होती है फ्रेंड्स, है ना। उसमें जो पुराने सब्सिडीज होती है उनको ही बूम करने के लिए, मतलब उसको ही बूस्ट करने के लिए, स्टेट वेलफेयर, गरीबी निवारण के चलने के लिए वगैरह जो वो एग्रीमेंट दिया जाता है उसे अगर बूस्ट करते हो तो 4 साल के लिए मतलब कुछ भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आर्टिकल में एक कहा है कि इसमें ये सब तो बात ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि सबको MSME मिले और सब कुछ दाना दाना गवर्नमेंट खरीदे, ठीक है। ये फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट है, राइटर कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट है, उसके तहत अगर सब्सिडी लेवल पर ब्रीच भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अदर प्रोडक्ट है जैसे अगर प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं, देखो ना फ्रेंड्स, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें फूड ही खेल सकते हैं, गेहूँ चावल ही कर सकते हैं, यहाँ पे कपास नहीं खरीद सकते ना फ्रेंड्स। अगर कपास यहाँ पे खरीदेंगे तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का वायलेशन होगा ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। तो इससे सॉल्यूशन क्या आता है कि सॉल्यूशन यह आता है कि इनकम यहाँ पे जैसा प्रधानमंत्री कृषि किसान योजना के तहत, कल्याण योजना के तहत उनके इकोनॉमी सपोर्ट दिया था PM किसान के तहत, ठीक है ना। तो उस सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। देन लिमिट जितना है उतना खरीद लेना चाहिए, बट अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और पब्लिक में ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द कारण क्या था फार्मूलाज रिफिल करने को, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा था ना लोगों का। हाउ कैन दे डू दैट, है क्या नहीं फ्रेंड्स। ट्रस्ट क्यों करें ना लोग, जैसे इतनी बड़ी सिचुएशन है तो हाउ कैन ट्रू ट्रस्ट, उनके लॉ का ब्रीच करके उन्होंने
वायोलेशन किया है ना फ्रेंड्स, ऐसे एग्जाम्पल सामने आए ना, तो हाउ कैन ट्रू दैट ना, मतलब उन ट्रस्ट कैसे करे ना फ्रेंड्स। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ऐसा राइटर कहते हैं, तभी जाकर इसका सोल्यूशन सामने आ सकता है। बस इतनी ही बात थी, और मुझे सबसे मतलब ये वीक में यही अच्छा आर्टिकल लगा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपने ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। दैट्स इट फ्रेंड्स। देन यहाँ पे एक रॉन्ग फोरम था, यूएनएफसीसी का वगैरह स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी की ये बात की गई थी। जो यूएन में जो कंट्रीज़ है, जैसा यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, उनके रशिया ने नहीं क्या क्लाइमेट प्लस सिक्योरिटी जैसा टर्म इंडिया ने इस मतलब प्रोमोट किया था, बट चाइना ने रशिया ने उसके फेवर में वोट नहीं दिया था और उसे विटो किया गया था। बस यही था, और इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता। यूएनएफसीसी के बारे में थोड़ा बात कर लीजिएगा, कॉप 2016 का है, तो बस कुछ नहीं है उसमें। देन व्हेन द चिप्स आर डाउन को, और एक अभी 2 दिन पहले का एक आर्टिकल है व्हेन द चिप्स आर डाउन का। टुडेज मतलब टुडे आज हम जानते हैं सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हाउस होल्ड गैजेट्स है, रेफ्रिजरेटर एंड रेफ्रिजरेटर ऑन वॉशिंग मशीन एंड ऑल, ठीक है ना। बट जो मेडिकल वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस है, ईसीजी मशीन्स, ऑटोमोटेड कार्स जो है, ऑटोमोटेड कार्स है, इन सब में ना एक सेमी कंडक्टेड चिप का इस्तेमाल होता है। ये कॉमन बात है, सेमी कंडक्टेड चिप, ठीक है ना। सेमी कंडक्टेड चिप, सेमी कंडक्टेड चिप, ये कॉमन है फ्रेंड्स, ठीक है। और इंडिया को हमने और इस बारे में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। चाइना, साउथ कोरिया, यूएस और जापान से हमें इसे मंगवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर होता है। बट कोविड में हमने सेल्फ सफिशिएंट का महत्व क्या होता है ना, सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो हमने ध्यान में आया, जिसके तहत गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम भी लाया था। और गवर्नमेंट चाहती है अभी कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर एंड मोबाइल डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स प्रोवाइड कर सके, उसका एक क्लस्टर बने, जिस क्लस्टर के लिए गवर्नमेंट 26,000 करोड़ रुपीज़ अप्रूव भी किया है। बट सरकार कहती है जो भी ये बनाएंगे उन्हें 50% तो गवर्नमेंट ही देंगी, देन स्टेट के साथ मिलकर काम करेगी क्लस्टर बनाने के प्रयास के लिए। इस कारण से मतलब फेडरलिज्म तो बूस्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ मतलब दोनों का भी फायदा होगा, ठीक है ना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है, और चिप जो इनोवेस्ट करेगा, बनाएगा, तो उन्हें 50% तो गवर्नमेंट मदद करेगी। तो अभी इंडिया ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, तो ऑल जो अच्छी अच्छी बातें हैं तो उसमें बोली गई है। दैट्स ऑल फ्रेंड, बाकी कुछ नहीं था इस आर्टिकल में। देन हमने पिछले वीक के आर्टिकल में जाना था कि रशिया की विजिट हो गई थी इंडिया में, तो रशिया ने विजिट हो गई थी, तो रशिया मीडिएटेशन का काम कर रहा है ऑल। तो जो टेंशन है उसे कम करने के लिए, तो उसी तरह से फिर उसने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट वापस जाने के बाद उन्होंने चाइना को वीडियो कॉल किया था, एंड उस वहाँ से जानकारी ली थी, और ऐसे मीडिएटेशन से संबंधित उसमें कुछ सॉलिड पॉइंट नहीं है इसमें आर्टिकल में जो डिस्कस कर पाऊँ, है ना फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रेंड्स। देन एक ड्राफ्ट आया था फ्रेंड्स अभी कुछ पहले, ड्राफ्ट एसेसिबिलिटी, मतलब जो दिव्यांग जन है उस स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए एक ड्राफ्ट आया है। तो अभी वो ड्राफ्ट है, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव पॉइंट नहीं है। फॉर द डिसेबिलिटी सिटीजन्स टू हैव अ पुलिस दे डिजर्व्स, उसमें रैम की सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, इंटरस्पेक्टर्स, एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, है ना। और लैंग्वेज भी सब ब्रेल लिपि वगैरह उनको प्रोवाइड फैसिलिटी करनी चाहिए करके। बस इतना ही था फ्रेंड्स इस हफ्ते में। उतनी ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्टिव तो ऐसे आर्टिकल नहीं थे।
तो एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज मैं जितना उस आर्टिकल से समझा, मैंने जो जी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको वो बताने का प्रयास किए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आप अगर आपने नवंबर्स की मैगजीन देखी होगी तो फ्रेंड्स, तो मैंने जो भी जिस्ट प्रोवाइड किया था उसमें से मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आपको वो तो आंखों के सामने आई चाहिए फ्रेंड्स। फिर अभी ठीक है नहीं फ्रेंड्स, एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू।